हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम बोहर ने जो दिया था एंड दिस लेसन इज प्रेजेंटेड टू यू बाय सविता शर्मा। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, नहीं है तो मेरे थोड़े पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उसमें से आपको पता चल जाएगा। राइट नाउ मैं केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में और प्रेजेंट पोस्टिंग है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स में। सो देखते हैं बोहर ने हाइड्रोजन एटम का मॉडल या एटम्स का मॉडल जनरली क्या बोला और पर्टिकुलरली वो हाइड्रोजन के लिए किस तरह से अप्लाई करके हमने हाइड्रोजन के फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। सो लेट्स सी द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। देखिए सबको पता है सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। सो ये बोहर ने कहा है कि एटम में हैवी मास होता है और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है इन द सेंटर एंड विच इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स से सराउंडेड है वो, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स which have a fixed value of radius and energy and these paths are called orbits. So बोहर ने orbits को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि एटम में सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास होता है, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास जिसको न्यूक्लियस कहा, इसके चक्कर लगाते हैं इन अ सर्टेन डेफिनेट पाथ्स जिनकी डेफिनेट एनर्जी होती है, उसे क्या कहा गया? ऑर्बिट्स। इन्हें हमने स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी ऑर्बिट्स भी कहा। और ये जो ऑर्बिट है कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। कंसेंट्रिक मीन जिन सबका एक ही सेंटर है, ठीक है, रेडियस डिफर कर रहे हैं, सेंटर सबका एक ही है। सो ऑल ऑफ दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है भाई, दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। एक बार फिर से बता दूं, हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर में, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। कहाँ पे अराउंड कर रहे हैं? इन अ सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ। इन सर्कुलर पाथ्स का क्या है? दे हैव सम फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेडियस एंड एनर्जी। इन सर्कुलर पाथ्स को क्या कहा गया? ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ठीक है जी। और ये क्या होते हैं? कंसेंट्रिक होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहते हैं? The energy of an electron in the orbit does not change with time. अब जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट में घूम रहा है तो इसकी एनर्जी लूज नहीं होगी, ये उसी एनर्जी से घूमता रहेगा। सो इसलिए इनको स्टेशनरी स्टेट्स कहा, ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट्स इसलिए कहा कि इनमें जो एनर्जी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक ऑर्बिट में, उनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, एनर्जी विल नॉट चेंज। ओके, सो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ नहीं बदलेगी। ठीक है, टाइम के साथ नहीं बदलेगी। ऐसे नहीं है पहले तेज चल रहा है फिर धीरे धीरे स्लो हो गया, नहीं, ये एक ऑर्बिट में एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। The electron in an atom revolves around the nucleus only in certain selected paths. ये हमने कर लिया। सेकेंड पोस्टुलेट हम कर रहे थे, which means that as long as electron remain in a particular orbit, suppose ये n equals to 4 में कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, it does not lose or gain energy. इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, ना ही एनर्जी को गेन करेगा ना ही एनर्जी को लूज करेगा। इट फर्दर मीन्स, इसका और हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शेल रिमेन्स कांस्टेंट। जिस शेल से संबंधित जो एनर्जी होगी उस शेल में उसी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए इनको हमने स्टेशनरी स्टेट्स कहा ऑर्बिट्स को, या हमने अलाउड एनर्जी स्टेट्स कहा। यहाँ पे टर्म जो स्टेशनरी है इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो गया। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं हुआ है। द एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इट इज नॉट लूजिंग इट्स एनर्जी, सो द एनर्जी इज स्टेशनरी, बट इट मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ नहीं बदलेगी। पर्टिकुलर ऑर्बिट से संबंधित जो एनर्जी है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी रहेगी, ना ये एनर्जी इसमें टाइम के साथ ना ये एनर्जी लूज करेगा ना ही एनर्जी
गेन करेगा। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, any orbit in any orbit do not change with time, ठीक है, जब तक वो उस ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी। ओके, और हर ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी है। ठीक है, ये हम आगे डिराइव करेंगे। एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर है? दिस इज माइनस आर एच इंटू z square upon n square, and for particular hydrogen atom it is equal to minus RH into 1 upon n square, where n is the number of orbit। ठीक है, कौन से उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो लेट्स सी, ये आपको यहाँ पे बताया स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, n इक्वल्स टू 1, इलेक्ट्रॉन जब तक इसमें है इसमें ही रहेगा, इसकी यही एनर्जी रहेगी। व्हेन the electron is revolving in the second orbit, the energy will remain stationary, or we can say same। okay, so यहाँ पर भी मैंने एनर्जी लेवल्स बने हैं। दिस द फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस द सेकंड एनर्जी लेवल। सेकंड एनर्जी लेवल्स क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं इसे। सो दीज आर ऑर्बिट्स, इन द सेंटर देयर इज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, n इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और ये सेम एनर्जी से इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है जी, करता रहेगा। कब ये यहां से हटेगा? जब तक ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इसकी एनर्जी सेम रहेगी, इट विल नॉट लूज द एनर्जी। ओके, विद टाइम के साथ एनर्जी लूज नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी, हमारा थर्ड पोस्टुलेट है द एनर्जी इज इमिटेड और absorbed only when electron jumps from one energy level to another energy level। हाँ, एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वेरी कर सकती है। एनर्जी इज इमिटेड और अब्सॉर्ब्ड, या तो बाहर निकल जाएगी या अब्सॉर्ब कर लेगा। कब करेगा? देखिए, हमने कहा इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी रहेगी सेम, वो टाइम के साथ एनर्जी लूज नहीं करेगा। हाउएवर वो एनर्जी इमिट कर सकता है, अब्सॉर्ब कर सकता है। तो क्या करेगा? वो सिर्फ तभी करेगा जब जो एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर गेन कर लेता है, ठीक है, तो ये इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। सो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी कर सकता है, एनर्जी लूज भी कर सकता है। जो पहले वाली स्टेट है उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। सपोज दिस इज द ग्राउंड स्टेट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जैसे यहाँ पर है, इसने एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया, बाहर से कोई एनर्जी मिली, तो ये क्या चला जाएगा नेक्स्ट एनर्जी ऑर्बिट्स में, जिससे संबंधित एनर्जी भी क्या है? फिक्स्ड है, क्योंकि हर ऑर्बिट से एनर्जी जो है फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स है। ठीक है, इसकी अपनी एनर्जी है, इसकी अपनी एनर्जी है। तो जब ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। जहां पर वो जाएगा उसे हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। दिस इज योर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहले था दैट इज योर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट। ओके, जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते रहेंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियस से एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा इट विल हैव द लीस्ट एनर्जी, और हम क्या कहेंगे? मोस्ट लीस्ट एनर्जी रहेगी। ओके, और क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में एनर्जी मिलेगी तो ये हायर एनर्जी स्टेट्स में जा सकता है। ठीक है, सो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा, ठीक है, उस हिसाब से वो नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। जिस एनर्जी स्टेट में वो गया है उसे हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। जहां से इलेक्ट्रॉन उठा है उसे क्या हम कहेंगे? ग्राउंड स्टेट करेंगे। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। ओके,
अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज हेयर और ड्यू टू सर्टेन रीजन इट लूजेस एनर्जी, एनर्जी लूज करने पे ये नेक्स्ट किसी भी जो डाउन एनर्जी ऑर्बिट्स हैं उसमें आ सकता है। ऐसे ये ऐसा नहीं है कि बीच में एनर्जी लूज करी, थोड़ी सी एनर्जी लूज करी यहाँ आ गया या बीच में, नहीं, दीज थिंग्स आर नॉट परमिटेड। ठीक है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हैं हमारे, जो एनर्जी गैप है यहाँ बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है, किसी ना किसी एनर्जी स्टेट में रहेगा, उस एनर्जी स्टेट से बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। सो और एनर्जी लूज करने पर इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाली लोअर एनर्जी स्टेट्स में आ सकता है, या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से वापस जो n इक्वल्स टू 1 जो ग्राउंड स्टेट लिया था हमने, वहां पर इलेक्ट्रॉन वापस आ सकता है। सो वी कैन से, जो हमने फर्स्ट केस में कहा कि इलेक्ट्रॉन don't lose energy with time, lose energy with time, ये हमने फर्स्ट उसमें कहा। बट सेकंड केस में हम कह रहे हैं कि हाँ जी भाई, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लूज भी करेगा और गेन भी करेगा। कब करेगा? व्हेन जो है ये जो अपनी एनर्जी स्टेट है अपना जो है ऑर्बिट चेंज करेगा। समझ गए? ऑर्बिट क्या करेगा? चेंज करेगा। जब ये हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो ये, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, सो इट विल अब्सॉर्ब द एनर्जी। और अगर ये लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो कैसे जाएगा? एनर्जी को लूज करके, रिलीज करके ये लोअर एनर्जी स्टेट्स में जा सकता है। बट इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे फिक्स्ड एनर्जी रहेगी, वो टाइम के साथ नहीं बदलेगी। ये दो पोस्टुलेट्स हमने करे। सो ये मैंने आपको और एक डायग्राम बना दिया, जस्ट लाइक स्टेयर्स। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं नहीं रहेगा। सो बीच में कैसे रहेगा भाई? या तो इस स्टेज पे इट्स जस्ट लाइक स्टेयर्स, जैसे सीढ़ियां होती है ना, तो या तो आप इस सीढ़ी पे हैं या इस सीढ़ी पे हैं, है ना? या तो इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में रहेगा या इस स्टेट में रहेगा, या नीचे आ जाएगा, है ना? सो सबसे नीचे दिस इज द ग्राउंड स्टेट, सपोज दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अगर ये हमने इसको यहाँ से एनर्जी दी तो एक्साइटेड से यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है ना? सो बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज लेट दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 3। सो ये जो है एनर्जी स्टेट्स हैं, ये आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स हैं। सो होल नंबर मल्टीपल रहेंगे, फ्रैक्शंस या ऐसी कोई बात नहीं है। So these are just like your staircases. So atom emits energy and atom absorbs energy। ये बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन, देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गेन हो रही है, सो दैट मीन्स टोटल के टोटल एटम की एनर्जी गेन हो रही है। सो यहाँ पे एटम यूज किया गया है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कोई गलत नहीं है इसमें। सो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, हमारा अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, तो इनको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। ओके, अगर कोई हायर एनर्जी स्टेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन नीचे वाली स्टेट्स पे जाएगा, सो इट विल लूज द एनर्जी, इट विल एमिट द एनर्जी। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। सो देखते हैं पर्टिकुलर केसेस में, अभी हमने जनरल से इसके पोस्टुलेट्स पढ़े हैं। हाइड्रोजन एटम पे क्या है बोहर का, बोहर की सोच और थ्योरी, उन्होंने क्या कहा? सो द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड एज n इक्वल्स टू 1 2 3। इनको मतलब इस तरह से नंबर्स दे देंगे हम। These integral numbers are known as principal quantum numbers। तो ये जो स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स हैं, जैसे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इंटीजर्स हैं। एंड इसी तरह से ये हमने इसको स्टेयर केसेस के केस में भी आपको बताया है, तो ये नंबर पॉसिबल ही 1 2 3 इस तरह से है। और इसे हम क्या, इसे जो n की वैल्यूज हैं, n की वैल्यूज को हमने क्या कहा कि ये हमें बता रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इनको नेम दे दिया गया। व्हाट आर दीज आर principal quantum numbers। These are principal
क्वांटम नंबर्स। एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से इसके बारे में डिस्क्राइब कर दूंगी। एक्चुअली क्वांटम नंबर्स क्या है, ये हमें हमारे घर का नहीं, दे गिव्स क्वांटम नंबर्स। थोड़ा मैं आपको ले जाऊं वहां पर। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं? दे गिव अस द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है और पूरा का पूरा एड्रेस। जैसे मान लो आप आप कहीं रह रहे हैं, ठीक है। सपोज यू आर लिविंग इन चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ है, सेक्टर कौन सा है? ओके, उसके बाद सेक्टर ए बी सी डी कौन सा है, एंड देन योर हाउस नंबर। सो ऑल द पर्टिकुलर्स क्या है कि भी आप कहाँ रहते हैं। इसी तरह क्वांटम नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक क्वांटम नंबर है योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे आपके शहर का नाम है, तो ये बड़ा वाला क्वांटम नंबर है। इसके आगे और भी क्वांटम नंबर्स है। तो भाई ये जो स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स बताई हैं, जिसको हमने ऑर्बिट्स कहा, सो उनमें हमने n इक्वल्स टू 1, हमने न्यूक्लियस के सबसे पास वाले को नंबर 1 दिया। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, हायर नंबर्स देते जा रहे हैं, और इन नंबर्स को हमने क्या कहा? दीज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। सेकेंड थिंग क्या बोली गई है कि रेडियस की बात करी गई है कि देखिए रेडियस जो है एन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एन इंक्रीज हो रहा है, रेडियस जो है इसका ऑर्बिट का बढ़ रहा है ना। सो इट डिपेंड्स अपॉन एन। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या है, दिस इज 1 स्क्वायर ए नॉट। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑर्बिट, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका देखिए वैल्यू कितनी है? ए नोट इज अ कांस्टेंट हियर। ए नोट की वैल्यू 52.9 पाइकोमीटर्स है। सो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट जो है बोहर्स ऑर्बिट की, बोहर्स का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, या हम फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है, द रेडियस फॉर दिस इज 52.9 पाइकोमीटर्स। सो नेक्स्ट देखते हैं, द एनर्जी ऑफ अ स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय, ये मैंने आपको बोला था, हाइड्रोजन का केस बताया गया यहाँ पे। सो पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट, पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, वेयर आर एच क्या है? इट इज Raybuck's constant, RYDGBERG. This is Raybuck's constant. This is your Raybuck's constant, and its value is found to be RH की वैल्यू क्या है? 2.18 into 10 raised to power minus 18 joules. So this is the value where n आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या जो भी नंबर है हमारे ऑर्बिट का, तो इनकी वैल्यूज 1 2 3 इस तरह से वेरी कर सकती हैं। डिपेंड्स कि हम किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, किस स्टेशनरी स्टेट की बात कर रहे हैं। तो हमने दो चीजें यहाँ पर देख ली। एक तो ऑर्बिट को नंबर दे दिया गया, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 2 3, और इन्हें क्या कहा गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा, उस ऑर्बिट के रेडियस का हमें फॉर्मूला बता दिया गया कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज किया गया ए नोट। अगर n की वैल्यू 1 है तो रेडियस कितना आया? 52.9 पाइकोमीटर। ए नोट जो है, ए नोट की वैल्यू 52.9 पाइकोमीटर्स है। नेक्स्ट हमें उसी एनर्जी स्टेट से संबंधित उसकी एनर्जी के बारे में भी पता चला है। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है बोहर ने। ठीक है, सो आर, देखिए मैंने पिछले स्लाइड पे बता दिया, आर एच इज कॉल्ड द रेबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इतनी है। एंड इफ एन इक्वल्स टू 1, तो एनर्जी देखिए कितनी होगी? एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, सो इफ एन इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है ना। सो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, जो बोहर ने हमें फर्स्ट ऑर्बिट बताया, उसकी एनर्जी दैट मींस n इक्वल्स टू 1। एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या है? क्या है भाई एनर्जी का फॉर्मूला? अभी हमने किया माइनस आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्र। आर एच की वैल्यू हमने पुट कर दी, दिस इज माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 into 1 upon 1 square. So this is found to be 2.18 into 10 raised to power minus 18 joules. इसी तरह से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट्स के लिए एनर्जीज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज और थोड़ा हम इसको मैंने डिस्क्राइब करना था। सपोज कि फर्स्ट ऑर्बिट से संबंधित एनर्जी E1 है,
एंड सेकंड से E2 है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी E3 है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन, सपोज इलेक्ट्रॉन जो है n इक्वल्स टू 2 एनर्जी स्टेट से n इक्वल्स टू 1 एनर्जी स्टेट में आ रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या करेगा, इफ n2 से n1 पे आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा जी, लूज करेगा, ठीक है, रिलीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो रही है, एक्साइट हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 1 से सपोज n इक्वल्स टू 3 पे जा रहा है, और 2 पे या किसी भी 2 3 4 जिस पे भी जा रहा है ना। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करने पड़ेगा, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। जब, अब देखिए, सपोज n2 से संबंधित एनर्जी E2 है, n1 से संबंधित एनर्जी E1 है। सो n1 से संबंधित एनर्जी E1, सो दिस इज E2, E3, जो भी ऑर्बिट है उससे संबंधित एनर्जी इस तरह से। सो दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 पे जाएगा, वो इतना एनर्जी, जो एनर्जी गैप है उसको कवर करेगा, उसको कवर करेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर ये कितनी एनर्जी लूज करेगा, जो दोनों का एनर्जी डिफरेंस रहेगा दोनों एनर्जी लेवल्स पे, दैट मीन्स E2 माइनस E1, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सपोज सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है, सो सेम थिंग इज, एनर्जी डिफरेंस जो है इतनी एनर्जी वो क्या करेगा, गेन करेगा, तब जाएगा। सपोज एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज एच न्यू, वेयर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक्स प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जी, है ना, और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी जो लाइट इमिट या अब्सॉर्ब हो रही है। सो दैट मीन्स अगर जो लाइट इमिट या अब्सॉर्ब हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, सो दिस इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हुई जी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हुई, सॉरी प्लीज वेट, यस, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हुई बताएंगे। यस, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H, ठीक है, ठीक है। सो सिमिलरली आप इसको वेवलेंथ की फॉर्म में भी कर सकते हैं, बिकॉज यू नो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और न्यू किसके बराबर होगा, C अपॉन लैम्डा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे C अपॉन लैम्डा फिल करें तो उस तरह से भी हम इक्वेशंस को कर सकते हैं। सो दिस थिंग कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होता है या इलेक्ट्रॉन वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी गेन और लूज करेगा। कितनी एनर्जी गेन करेगा, कितनी लूज करेगा, जितना स्टेशनरी स्टेट्स में एनर्जी गैप रहेगा। एनर्जी गैप कितना रहेगा, सो अगर हम दोनों की एनर्जी को माइनस कर देंगे, दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस देख लेंगे, दैट विल बी द चेंज इन एनर्जी। ओके, सो ये देखिए, एनर्जीज एंड ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इसलिए गया है क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादातर n इक्वल्स टू 1 में रहता है, दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर इट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है हाइड्रोजन के केस में, तो उसको स्टडी करना आसान है, ठीक है। सो इस तरह से जब हाइड्रोजन को स्टडी किया गया तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट्स पे, फर्स्ट एनर्जी स्टेट जैसे हमने ग्राउंड एनर्जी स्टेट कहा, n इक्वल्स टू 1 कहा, तो जब नीचे आ रहा है तो एक सीरीज बन रही है, हमारे पास लाइन बन रही है, दैट इज द लाइमन सीरीज, ठीक है। और सेकंड, जब सेकंड एनर्जी स्टेट में आया, दिस ऑल ऑफ दीज आर एक्साइटेड स्टेट, ठीक। एक्साइटेड स्टेट्स है, अनस्टेबल है, सिर्फ ग्राउंड स्टेट है, इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है। सो ऑल ऑफ दीज आर एक्साइटेड स्टेट्स। सेकंड इज योर बामर, देन पास्चन। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है, हायर ऑर्बिट से, हायर एनर्जी लेवल से, देन दिस इज प्रीफंड ब्रैकेट, देन प्रीफंड। इस तरह से हमारे पास 5 सीरीज आ रही हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। सो लाइमन जो है, लाइमन सीरीज हमारी अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, ठीक है, दिस इज योर अल्ट्रा वायलेट रीजन। और बामर सीरीज इज इन द विजिबल रीजन, ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं, दिस इज द फॉर इन विजिबल रीजन। और पाश्चन ब्रैकेट एंड पिफंड, ऑल ऑफ दीज जो है इनका स्पेक्ट्रल रीजन रहता है इंफ्रा
इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। सो जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है या जिस तरह से ये है, तो एक फोटोग्राफिक प्लेट पे जब एनर्जी स्ट्राइक होती है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस देती हैं हमें। अब आप कहेंगे कि मैडम आप कह रही हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ठीक है, मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये न्यूक्लियस है और फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इतनी सारी लाइंस कैसे आ रही हैं? इतनी सारी लाइंस देखिए, जब भी आप हाइड्रोजन का कोई सैंपल लेंगे तो बहुत से एटम्स होंगे, बहुत से, एक मतलब मिनिमम सैंपल में भी बहुत सारे एटम्स होंगे, एक एटम तो नहीं आइसोलेट कर पाओगे ना आप। जब उसको मिनिमम सैंपल को स्टडी किया गया तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आई, क्योंकि हर एटम में मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट एनर्जी या डिफरेंट ऑर्बिट्स में हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। सो वो जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे दे विल फॉर्म द स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, ऑन द स्पेक्ट्रोग्राफिक प्लेट। सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमें लाइंस मिलती हैं। सो दीज आर द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम। तो 5 सीरीज बनी है, लाइमन विच लाइज इन यूवी रीजन एंड वार्मर लाइज इन विजिबल रीजन, Paschen lies in IR, bracket also lies in IR, Pfund also lies in IR. Okay, these are the spectral lines for the atomic hydrogen. कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नोट, जब इलेक्ट्रॉन फ्री है, देखिए इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉन देखो, इनमें थोड़ी सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो रहती हैं, बट जो है ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन है इट विल लूज द एनर्जी, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री कब हो जाएगा? जब ये इससे बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा तभी फ्री हो जाएगा। सो दैट मीन्स जब ये इससे दूर हो गया तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या हो गया? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन हो गया, ठीक है। सो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया है, फ्री स्टेट में है, ठीक है, फ्री स्टेट में है, उसके बारे में देखिए, ये इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लियर किया, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस का यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उससे बाहर हो गया है, वो उससे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स वहां से वो निकल चुका है। तो एनर्जी जो है, एनर्जी कितनी ली जाएगी? जीरो, जीरो ली जाएगी एनर्जी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। The electron in this state is associated with the stationary. इलेक्ट्रॉन जब निकल गया है यहाँ पर, तो कौन से एनर्जी स्टेट में रहेगा? फर्स्ट से निकल गया, सेकंड से, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे चला गया है। और ये क्या है? दिस योर आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, क्योंकि पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। So, दूसरी बात है, when electron is attracted by the nucleus in is present in the orbit n, that means देखो, attracted by the nucleus, that means वो nucleus के influence में है, तो किसी ना किसी orbit में होगा, ठीक है, किसी ना किसी ऑर्बिट में होगा। सो अगर ये एनर्जी गेन कर लेता है सो इट विल बी एक्साइटेड, अगर ये एनर्जी लूज कर लेता है तो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट एंड द एनर्जी इज इमिटेड एंड इस एनर्जी इज लोअर्ड। अगर ये लोअर में आता है तो एनर्जी इमिट करेगा और लोअर स्टेज में आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव साइन, सॉरी इट इज ऑफ। द नेगेटिव साइन, हमने एनर्जी का फॉर्मूला किया हाइड्रोजन के केस में, दिस वाज आर एच इंटू 1/n²। व्हाट दिस नेगेटिव साइन इज फॉर? नेगेटिव साइन क्यों लगाया भाई? नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी डिपिक्ट्स द स्टेबिलिटी रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट, जीरो एनर्जी एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर हमने जीरो एनर्जी स्टेट को, जो जब इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, दैट मींस इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, तो वो सबसे ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट है। तो उस एनर्जी स्टेट से हम उसके कंपैरेटिवली जब हम स्टेबिलिटी बता रहे हैं, तो जो भी हम, जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होगा उससे कंपैरेटिवली, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम के कंपैरेटिवली जो है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, और ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी रिलेटिव टू द
n इक्वल्स टू इन्फिनिटी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसलिए एनर्जी कम है, तो इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर शो किया गया है। ओके, बोहर्स थ्योरी, बोहर्स की और देखते हैं। बोहर्स थ्योरी can also be applied to the ions containing only one electron, जिनमें वन इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, उन पे हम बोहर्स थ्योरी लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर एक निकल गया तो He पॉजिटिव कितना, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, ठीक है, आयनाइज हो गया है लिथियम, सो देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली विद बेरिलियम एंड सो ऑन। The energies of stationary state associated with these ions are given by the expression energies। देखिए, हाइड्रोजन के लिए हमने क्या कहा, दिस इज RH 1/n²। बट किसी भी एनर्जी स्टेट का हमने किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, सो दिस इज n is your 1 2 3, that is your principal quantum number, z is the atomic number है। इस तरह से अगर ये 2 चीजें हमें पता है, हम एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। सिमिलरली बोहर ने हमें बताया कि रेडियस, रेडियस में हमने हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का ऑर्बिट 52.9 पाइकोमीटर्स फाइंड आउट किया था पिछले वाली स्लाइड्स में। तो एक जनरल फॉर्मूला दे दिया है कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस, nth ऑर्बिट का, तो क्या होगा, दिस इज 52.9, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, वेयर z इज द एटॉमिक नंबर और n की वैल्यू इज 1 2 3 एंड सो ऑन, जो जिस भी ऑर्बिट से हम डील कर रहे हैं, ठीक है जी। So the next is, it is also possible to calculate the velocities of electron moving in these orbits। हाँ, बोहर की इस थ्योरी से ये भी माना गया कि जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हम वेलोसिटी जो हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसके लिए अभी कोई प्रिसाइज हमें इक्वेशन नहीं दी गई है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, एक बात कही गई है कि न्यूक्लियस से दूर जैसे जाएगा, so velocity of electron increases with increase in the positive charge on the nucleus। so यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, न्यूक्लियस के चार्ज पे डिपेंड करेगी। एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ेगा, वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। so that means this electron will be slower, और जो हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है स्लोअर होंगे एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट्स। लोअर एनर्जी स्टेट्स पे इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा तेजी से चलेंगे, और जिन पे न्यूक्लियस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज ज्यादा होगी। सो गाइस, this was all about the Bohr's model of hydrogen atom। इसमें हमने बोहर्स के पोस्टुलेट्स करे, जिसमें हमने देखा ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स क्या है, डायग्रामेटिकली मैंने आपको यहाँ पर समझाया, और यहाँ पर ऑर्बिट्स किस तरह से एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट्स पर जाते हैं, ठीक है, बाय गेनिंग और लूजिंग द एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स हैं। ओके, सो इस तरह से इसका रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस एंड एनर्जीज, देन वी हैव स्टडीड सीरीज। और ये केस हमने स्टडी किया जब इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट हो जाता है फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, तो उसके तो क्या पर्टिकुलर्स रहेंगे। हाइड्रोजन बोहर्स मॉडल जो हाइड्रोजन एटम का है, कहाँ कहाँ हम और अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो this was all about your Bohr's model of hydrogen atom. Thank you. Thank you so much.